नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की कमजोरी ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी। दरअसल कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने वैसे तो कई अभियान शुरू किए, उसमें एक भारत जोड़ो यात्रा भी था। देश भर का उन्होंने भ्रमण किया, 2 बार यात्राएं की। अब वो निकले हैं कांग्रेस की कमजोरी ढूंढने और ख़ासतौर से कांग्रेस के भीतर छिपे पार्टी के गद्दारों को ढूंढने। और एक तरह से वो कह सकते हैं कि अगर दूसरी भाषा में कहें तो वो कांग्रेस में उन स्लीपर सेल को ढूंढ रहे हैं जिन्हें ये माना जाता है कि वो कांग्रेस का विरोध करते हैं जाने अनजाने में और सरकार या बीजेपी की मदद करते हैं। भोपाल में वो 6 घंटे रुकेंगे और 6 घंटे रुकने के दरमियान वो कांग्रेस के दफ्तर में भी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, पदाधिकारियों से बात करेंगे और उसके बाद भोपाल के एक बड़े रविंद्र भवन में कार्यकर्ताओं के बीच वो चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये सारा मामला ठीक किया जाए। और इस तैयारी में जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर आए हुए हैं उनके लिए भोपाल के जितने भी होटल उसके काफ़ी रूम्स बुक कर दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि भीतरघातियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए उनका ये अभियान है और कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाए इसको लेकर भी अभियान है। लेकिन गाहे बगाए कई बार कांग्रेस ऐसे कुछ काम भी कर देती है जिससे जाने अनजाने में कांग्रेस का नुकसान हो जाता है और भाजपा की मदद हो जाती है। एक मैं अंतिम बात इसमें जोड़ूंगा कि जैसे बीजेपी का बहुत पहले से मुद्दा है, जब वो जनसंघ थी तब से, कि राष्ट्रवाद उसका सबसे मूल मुद्दा है। फिर हिंदुत्व की बात करें, बीजेपी प्रखर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेकर बहुत बात करती है। इसके बाद हम करें तो आरएसएस, चूँकि उनकी मातृ संस्था है, आरएसएस तो राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र की बात करते ही है। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी ने जब काम किया और उसके चलते वो अब पिछले 10 साल से दिल्ली में लगातार सरकार में है और देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां भाजपा और उनके समर्थित दलों की सरकार है। तो भाजपा का ये जो फार्मूला है ये देश की जनता को पसंद आया। कांग्रेस इसके उलट काम जब करे तो फिर कांग्रेस को क्या कहेंगे अपन? क्या वो कांग्रेस के प्रति वफादार है या कांग्रेस के प्रति नेतृत्व कई बार ऐसे काम करता है जिससे उसको नुकसान होता है? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि कमजोरी ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस की कमजोरी। अब उसमें नेताओं की कमजोरी, खुद की कमजोरी है, इस पर पार्टी के भीतर विमर्श होगा कि कौन कौन कमजोर है और कहाँ कहाँ कैसे मजबूत किया जाए। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान, देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी। फ़ोन पे हमारे साथ जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी, और टेलीफोन लाइन पर और अगर संपर्क ठीक से हुआ तो वो हमारे साथ जूम पर जोड़ेंगे डॉक्टर राहुल रंजन, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार। और चर्चा की शुरुआत में रमेश सिंह जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, सुन रहा हूँ मैं जी। दरअसल कोई भी आदमी ये सोचता है कि एक जब पार्टी सरकार में आती है तो 5 साल तक उसकी खामियां लोगों को कम पता चलती है, और अगर वो दूसरी बार भी सरकार में आ जाए तो 10 साल में किसी भी सरकार की जो अपयश की नीतियाँ वो जनता के सामने आ जाती हैं, और जिसको आमतौर से मीडिया की भाषा में कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी या सरकार विरोधी, जनता विरोधी जो सरकार की नीतियाँ होती हैं वो जनता को समझ में आती है। तो देश में ये ऐसे रिकॉर्ड कम बने हैं कि किसी राज्य में या देश में कोई पार्टी 10 साल तक सरकार में रहे और फिर 11वें साल में भी सरकार में आ जाए। ऐसे जो एक तरह से फैसले बहुत ही हम कह सकते हैं कि वो बड़े कम देखे गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो चार बार से बीजेपी की सरकार, अगर 15 महीने की कांग्रेस की सरकार छोड़ दें। देश की बात करें तो रमेश सिंह जी, 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार, और इस बार तो था कि बस कांग्रेस सरकार में आने वाली है, लेकिन फिर कांग्रेस पिछड़ गई। 272 सीटें ना तो कांग्रेस ला पाई और ना कांग्रेस के समर्थित गठबंधन के लोग लेकर आ पाए। तो ये एक तरह से भारतीय राजनीति में बड़ा काम है कि मोदी सरकार या बीजेपी या एनडीए ने कांग्रेस को लगातार तीसरे चुनाव में पीछे धकेल कर रखा। ये एक तरह से कांग्रेस की बड़ी कमजोरी और बड़ी हार देखी गई। हालांकि कांग्रेस इस बात का उत्सव मनाती है कि उसके पिछली बार से जो सीटें वो काफ़ी बढ़ गई और वो 99 के आंकड़े के पास आ गई। तो ये खुशी मनाने के लिए ठीक वैसे ही लगता है। मैं इसमें किसी किस्म के प्रतिशोध या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अभी हमने पिछले दिनों पाकिस्तान की पिटाई की और वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान की जीत बताया और उनके सेनाध्यक्ष को फील्ड मार्शल बना दिया। तो पिटाई के बाद जश्न मनाना, हार के बाद ये कहना कि हम मजबूत हैं,
इन सब पर एक जाइए आपकी राय, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं कि ये राहुल गांधी जो कमजोरी ढूंढने निकले हैं, भीतरगाती ढूंढने निकले हैं, कांग्रेस के गद्दारों को ढूंढने निकले हैं, तो वो आखिर किसको ढूंढ रहे हैं? पहले तो उनको अपनी आसपास और खुद के भीतर इस पर मेरे ख्याल से आत्मचिंतन की जरूरत है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, अगर राहुल गांधी एक परिपक्व व्यक्ति होते, एक सूझबूझ वाले व्यक्ति होते, उनकी सोच में गहराई होती, दूरदर्शिता होती, तो वो कमजोरी और गद्दारों को ढूंढने के लिए उनको देश भर में घूमने की जरूरत नहीं थी। आप ये बताइए कि भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध बालाकोट और उसके पहले एक और सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके सबूत मांग के भारतीय जनमानस में अपने आप को कमजोर करने का काम कांग्रेस ने खुद किया था, राहुल गांधी ने खुद किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस एकता को कांग्रेस को दिखाना चाहिए था देश के साथ। शुरू में इनको लगा कि हमने 2 बार गलती की थी, इस बार गलती नहीं करेंगे, लेकिन आदत से मजबूर होकर कांग्रेस ने, और फिर ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा उठा लिया, कितने जेट गिरे ये मुद्दा उठा लिया। मैं ये कहता हूं कि पांडवों ने युद्ध जीता था तो आखिरी में वो 5 रह गए थे, और इसके बाद जब युद्ध होता है तो उसमें महत्व ये नहीं होता कि आपने क्या खोया, महत्व इस बात का होता है कि विजय आपको मिली है नहीं। और विजय श्री जो मिलती है वो बहुत कुर्बानी और बहुत नुकसान और बहुत क्षतियों की कीमत चुकाने के बाद मिलती है। इस मुद्दे पे आज जिस तरह से कांग्रेस राजनीति कर रही है, ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये जो व्यवहार है उसका सबसे बड़ी गद्दारी है। तो राहुल गांधी ने जो मंथन है वो बिल्कुल छोड़ दिया है। नहीं तो आप ये देखिए, डोकलाम के टाइम पे ये चीन के दूतावास में रात को छुप के आते थे, और जब पोल खुलती थी तब जाके ये कहते थे हाँ हम गए थे। गलवान के समय पे चीन वीडियो जारी करता था और उन वीडियो को वायरल कांग्रेस करती थी। ऑपरेशन सिंदूर में इनने इंडियन आर्मी, वायुसेना की जिस तरह से बखिया उधेड़ी है, और बखिया उधेड़ने में आज लगे हैं, और जिस तरह से शशि थरूर और सलमान खुर्शीद दुनिया भर में घूम घूम के अपने देश का पक्ष रख रहे हैं और उनको ये गद्दार घोषित कर रहे हैं, तो ये जो व्यवहार है राहुल गांधी का खुद का, ये सबसे बड़ी कमजोरी है कांग्रेस की। और इसे गद्दारी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, ये असली गद्दारी है। और आप अगर इससे आत्ममंथन नहीं करेंगे तो आप पूरे देश में इनने 2 यात्राएं की, भारत जोड़ो यात्रा और एक और न्याय यात्रा की थी, ऐसी 36 यात्राएं कर लें, आप अपने चेहरे को साफ नहीं करेंगे, दर्पण को साफ करते रहेंगे, तो यही स्थिति रहेगी। किसी समय पर पूरे देश में शासन करने वाली कांग्रेस आज 3 प्रदेशों में सिमटी हुई है, और विश्लेषण करने के लिए आज भी वो तैयार नहीं है कि इसकी वजह क्या है। वो गद्दार और कमजोरी ढूंढने के लिए पूरे देश का चक्कर लगा रहा है, ये कभी नहीं हो सकता। राहुल गांधी अगर गद्दार की परिभाषा ढूंढेंगे तो उनको सबसे पहला सवाल इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि उनको भारत के राजनीतिक हलकों में बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक कहा जाता है। ये एक आम धारणा है देश में, तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो कमजोरी उनकी कहाँ है। चलिए मैं पूछता हूं, हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन भी जुड़ गए हैं। राहुल जी, हम इस बात से शुरुआत कर सकते हैं कि अभी हाल में सलमान खुर्शीद ने एक बयान दिया है कि वो भारत सरकार की उस टीम में शामिल है जो पहलगांव वाले मुद्दे पर सरकार ने जो पाकिस्तान पर आक्रमण किया या आतंकी अड्डे उड़ाए, उसमें दुनिया को बताने गए कि पाकिस्तान में आतंकवाद है और भारत ने आतंकवादियों के अड्डों को उड़ाया था, और जब उनके बचाव में पाकिस्तान की आर्मी आई तो उन्होंने उस पर भी कार्रवाई की। इसके बाद उनके बारे में जो कुछ कांग्रेस के भीतर कहा गया मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने जो जवाब में कहा, क्या देश के प्रति वफादारी बताने की इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्योंकि कांग्रेस के भीतर उनको लोग बहुत सी ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनकी कांग्रेस के प्रति आस्था निष्ठा पर सवाल खड़े करती है। एक बात। दूसरी बात, शशि थरूर को लेकर जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और बड़े लीडर हैं, उन पर भी जिस तरह से कांग्रेस के भीतर और बाहर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी कई बार उनके बयान बड़े आहतपूर्ण आए शशि थरूर के। तीसरी बात मैं करूंगा गुलाम नबी आज़ाद की, जो अब कांग्रेस में नहीं है, वो
ग्रुप जी के तहत बाहर हो गए थे और अब उन्होंने एक नई पार्टी जम्मू कश्मीर में बनाई है। उनका कहना यह है कि राहुल गांधी जी स्वस्थ रहें, शतायु हों, वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको वही काम करना चाहिए जो उनको आता है। उन्होंने इसमें दो बातें जोड़ी, मैं उसको दो वाक्य में कहूँगा। उन्होंने कहा कि उनकी दादी 24/7 राजनीति पर काम करती थी। उनकी दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी 24/7 राजनीति पर काम करते थे। फिर उन्होंने राजीव गांधी का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 24 मिनट भी राजनीति पर काम नहीं करते हैं, एक दिन की बात करें। ये उन्होंने जिक्र किया और ये भी कहा कि उनके सामने नरेंद्र मोदी हैं, जो अगर दिन में 26 घंटे हो सकते तो वो 26/7 काम करते। अब ये गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं, जिन्होंने इंदिरा जी की सरकार में काम किया, जिन्होंने राजीव जी की सरकार में काम किया, जिन्होंने सोनिया जी के साथ काम किया, उनका ये कहना है। और इस तरह की जो उनके वरिष्ठ नेताओं की टिप्पणी है, उसके बाद राहुल गांधी का ये कहना कि वो पार्टी में गद्दारों को ढूंढने निकले हैं, पार्टी का संगठन मजबूत करने निकले हैं, क्या शब्द तो सही है, क्या लाइन भी सही है उनकी? आपकी राय? सबकी राजनीति करने की अपनी अपनी शैली होती है, राजनीति अपनी अपने तरीके से की जाती है। राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीति करते हैं, वो तो दादी से मैच करेगी, ना पिता से राजीव गांधी से मैच करेगी, ना आगे चले जाओ नेहरू से मैच करेगी। तो वर्तमान भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस दिशा में राजनीति में परिवर्तन होगा। तो राहुल गांधी की जो लाइन है या राहुल गांधी जिस दिशा में काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से जो ये परिवार है, नेहरू परिवार, जिसके ऊपर चलता है कि कांग्रेस नेहरू परिवार को ही लेकर के आगे चलती है, तो आप ये मान के चलिए इस पीढ़ी के, मतलब नेहरू परिवार की पीढ़ी के अंतिम सदस्य मान के चलिए जो राहुल गांधी हैं। अब राहुल गांधी को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि हिंदुस्तान में कांग्रेस का अब कोई अस्तित्व बचा नहीं है। तो ये अस्तित्व की लड़ाई है, या कह दें कि डूबता हुआ जहाज है, उसको उबारने की चेष्टा है। उस चेष्टा में कई गलतियां होती हैं और कई चीजें संभावनाएं जागृत होती हैं। अपन चूंकि इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, कल भोपाल में राहुल गांधी 6 घंटे रहने वाले, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। मेरा सिर्फ इसमें इतना मानना था कि राजनीति में पूरा खेल संख्या का होता है, नंबर का होता है। अगर 80% हिंदू हैं तो क्या आप हिंदुओं के खिलाफ रहकर चुनाव जीत सकते हैं? अगर आपका इस पॉलिसी में सुधार नहीं है तो फिर आप दीवार को धक्काते रहिए, नतीजा कोई सामने आने वाला नहीं है। मैं ये लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खड़गे जी ने कहा कि अगर मोदी को जिताएंगे तो सनातन मजबूत होगा, सनातन को मजबूत नहीं करना, इसलिए मोदी को हराइए। फिर उनके साथ उनके गठबंधन में स्टालिन है। स्टालिन साहब कहते हैं कि सनातन जो है वो डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, इसे ख़त्म करना है। खड़गे जी के सुपुत्र उसका समर्थन करते हैं और ये ऐसे दल के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान ये आता है, एक बात। दूसरी बात ये कि 400 साल के बाद राम मंदिर बनता है। राम मंदिर बनाने के मामले में कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि इस पर फैसला इलेक्शन के बाद किया जाए, यानी चुनाव के चलते उन्होंने कहा कि इसको रोका जाए, यानी अड़ंगा लगाया। इसके बाद जब राम मंदिर बना और बनने के बाद राम जी की प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा, तो कोई कांग्रेसी लीडर नहीं गया, ना सोनिया जी गई, ना राहुल जी गए, ना प्रियंका गई, ना जयराम रमेश गया, जो भी उनके टॉप लीडर्स हैं। अगर आप राजनीति में इतने भी सीधे हैं, इतनी भी समझ नहीं है कि जिनका बहुसंख्यक वोट है उनको नाराज करके हम चुनाव नहीं जीत सकते, तो फिर आप कितने भी गद्दार ढूंढ लें, फिर गद्दार आपको पार्टी में नहीं, आपके भीतर भी ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि ये तो पार्टी को आप जीरो पर लेके आने वाले हैं। अलग बात है कि आपकी शैली अलग है, लेकिन 3 बार चुनाव में आप हार चुके हैं, 2014, 18 और 23। ये 3 मौके बड़े मौके होते हैं। इसके बाद तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ हो रहा है, लाइन ठीक है लेकिन उसकी पॉलिसी ठीक नहीं है। आपकी इस पर भी राय? राघवन जी सही कह रहे हैं, आपकी लाइन ठीक नहीं। देखिए गद्दार आप क्यों नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप हिंदुस्तान में रहकर के हिंदू या सनातन की बात को लेकर उसको दरकिनार आप कर नहीं सकते। राम मंदिर को आप दरकिनार कर नहीं सकते। तो ऐसे किसी भी इशू को आप दरकिनार नहीं कर सकते। भारतीय राजनीति में आप ये कहें कि धर्म का प्रवेश नहीं होगा या धर्म को आप किनारे करके राजनीति कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को पकड़ा है, वो लाइन उनकी बिल्कुल स्पष्ट चल रही। कांग्रेस के पास में ये है कि ढोल मोल की स्थिति पड़ गई।
कि राहुल गांधी करें क्या, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे। तो एक लाइन क्लियर नहीं हो पा रही है कि आप सनातनी है या सनातन के विरोध है। तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप किसके पक्ष में जाएंगे, किसके पक्ष में नहीं जाएंगे। ये लाइन बिल्कुल तय नहीं हो पा रही। बार बार जो बदले जाते हैं, बयान बदले जाते हैं, या बार बार आपकी लकीरें बदल जाती है, लक्ष्मण रेखाएं आपकी बदल जाती हैं, तो इससे आपको कहीं ना कहीं विराम लगाना पड़ेगा। और ये देशवासियों के सामने जो अस्पष्टता है ना, बिल्कुल कांग्रेस को लेकर के धुंधलका जो छा गया है कि ये करेंगे क्या, कुछ करेंगे कि नहीं कर पाएंगे, इनकी लाइन क्या होगी। तो सबसे पीछे जो कंफ्यूजन जो पैदा हो रहा है, उस कंफ्यूजन को राहुल गांधी को दूर करना ही होगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। एक सवाल अभी छूट गया है कि जिस ढंग से अभी जो भारत की आर्मी ने जो काम किया पाकिस्तान पर, उसको लेकर जो कुछ दिनों की शांति के बाद जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये सवाल माने हम मुंह तो हमारा है, लेकिन सवाल वो चीन के और पाकिस्तान के हैं। एक चीज शर्मा जी, ये जो सारा मामला है कि अभी कुछ दिनों पहले, पिछले हफ्ते की बात है कि भारत सरकार ने अमेरिका में लॉबिस्ट नियुक्त किए हैं। लॉबिस्ट मतलब जो भारत सरकार के हितों का वहाँ ध्यान रखे अमेरिका की सरकार में। उसमें डोनाल्ड ट्रंप के एक रिटायर्ड एडवाइज़र को भारत सरकार ने लॉबिस्ट बनाया। करीबन 14 करोड़ रुपए प्रति माह की उस पर उनको रखा। पाकिस्तान ने भी एक लॉबिस्ट बनाया भारत की देखा देखी, और वो लॉबिस्ट है ड्रम का बाउंसर था, सिक्योरिटी में था, उनको बनाया। एक बात, ताकि वो पाकिस्तान की लॉबिंग करें और भारत की लॉबिंग उनका वो करे। अब भारत के भीतर भी पाकिस्तान और चीन की लॉबिंग करने वाले लीडर हैं, दल हैं। ये वो बातें पूछते हैं जिससे चीन को और पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। अब देश इस बात पर विमर्श कर रहा है, चिंतन कर रहा है कि आखिर डोकलाम, बालाकोट और पहलगांव के बाद जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान की लॉबिंग हो रही है, क्या उससे चीन की लॉबिंग की जा रही थी, देश को कौन नुकसान पहुंचा रहा है, ये सब चीज़ें मुझे लगता है। और इसमें अंतिम बात कि जब कुंभ हुआ तो कुंभ के बारे में कहा गया कि गंगा स्नान से करने से क्या होता है। आप इतनी बड़ी जो दुनिया की में इतिहास रच गया, जितने लोग वहाँ स्नान के लिए गए, आप इतनी बड़ी आबादी के खिलाफ खड़े होकर कौन सी राजनीति कर रहे हैं, कौन सा कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आपकी इस पर सारगर्भित टिप्पणी। स्वाभाविक रूप से राघवन जी, एक बात हमको समझ लेनी चाहिए, कांग्रेस इस समय जो अपने संगठन को मजबूत करने का अभियान चला रही है और उसमें ये कह रही है कि उसमें स्लीपर सेल है और उसमें गद्दार है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग अगर पार्टी छोड़ते हैं, उनके बारे में ऐसी टिप्पणियाँ ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सोच के छोटेपन को दिखाती हैं। आप अगर कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो उसमें गांधी जी ने त्यागपत्र दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया है, मध्य प्रदेश से अर्जुन सिंह जी चले गए और फिर लौट के आ गए, श्यामाचरण जी चले गए और लौट के आ गए, मोतीलाल जी नेहरू ने एक वक्त स्वराज पार्टी बना ली थी। तो ये कई वक्त ऐसा होता है, लेकिन इसको आप स्लीपर सेल कहना और गद्दार कहना, ऐसे कहने से पार्टी मजबूत नहीं होगी। पार्टी मजबूत होगी मुद्दों से, जो मुद्दे आपने उल्लेख किए। मुझे आप ये बताइए, एक अगर भावना है, कुंभ के प्रति भावना है, आपको क्यों उस पर टिप्पणी करना? सनातन के प्रति आपको क्यों टिप्पणी करना? ऊपर सनातन के प्रति ही आपको टिप्पणी क्यों करना? बाकी लोगों पर तो आप कभी कोई टिप्पणी करते नहीं। वैसे भी अगर आप देखेंगे, एक व्यक्ति अगर किसी और के बारे में कह देगा तो कांग्रेस उसके हाय तौबा कर देगी, लेकिन अगर कोई दूसरा होगा और ये करेगा, आप मुझे बताइए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास मुद्दों का अभाव है। भारत असल में एक लंबे समय तक दासानुदास रहा है, कभी सल्तनत का गुलाम रहा है, कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा है, और कई बार गुलाम साधारण भी नहीं रहा, वो गुलामों का गुलाम भी रहा है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गौरी का गुलाम था और भारत कुतुबुद्दीन का गुलाम। हम भोपाल में रहते हैं, भोपाल नवाब मुश्किल से 2-3 साल स्वतंत्र रहा, पहले वो निजाम का गुलाम रहा, फिर मराठों के अंदर आ गया, फिर अंग्रेजों के भीतर आ गया, तो वो फिर हम उसके गुलाम। तो ये जो कहीं ना कहीं गुलामी शरीर से, शब्दों से निकल कर के आत्मा तक चली गई। तो आज की तारीख तक, चूँकि सल्तनत काल में और अंग्रेजी काल में सनातन परंपराओं को से लोगों को दूर करना, तोड़ करना, उसका मजाक बनाने का जो सिलसिला था, तो आत्मा घुस गई है कहीं ना कहीं गुलामी की, तो वो कांग्रेस उससे मुक्त नहीं हो पा रही। उसका एक कारण ये भी है, कांग्रेस के जो संस्थापक रहे हैं वो ह्यूम साहब थे, जो 1857 में कलेक्टर थे, और जब क्रांतिकारियों ने मेरे ख्याल से इटावा या सुल्तानपुर कहीं एटा कहीं थे, तो साड़ी पहन करके भागे। 4 तो अंग्रेजों के जो बाकायदा सेक्रेटरी थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।
कांग्रेस का एक प्रस्ताव ऐसा भी है कि सूरज के तले धरती पर अंग्रेजों से ज़्यादा ईमानदार कौम कोई नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं 1919 तक कांग्रेस के हर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव खारिज हुआ है, बहुमत से गिरा है। और कुछ लोगों ने अगर जोर दी, शर्त लोकमान्य तिलक वगैरह ने, तो मारपीट तक हुई है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस अभी भी उससे मुक्त नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने नियम बनाए, आप मुझे बताइए उनके समय अगर संविधान में क्या विरोधाभास है। एक तरफ तो कहेंगे कि संविधान हमारा सेकुलर है, और दूसरी तरफ मुसलमान के लिए कानून अलग और हिंदू के लिए कानून अलग। आप मुझे बताइए अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार वो कौन ने दिया? किसने ऐसा एक वातावरण बनाया कि जहां अल्पसंख्यकों के भय से बहुसंख्यक मोहल्ले खाली करके जा रहे हैं और कांग्रेस उस पर चुप्पी साधती? मुझे आप बताइए मुर्शिदाबाद पर कांग्रेस बोली क्या? कश्मीरी पंडितों के पर कांग्रेस बोली क्या? तो पुराने भोपाल में कितना माइग्रेशन बदल रहा है उस पर कांग्रेस कोई टिप्पणी नहीं करती। आप हैरत करेंगे, इतना बड़ा कांड रैकेट पकड़ाया है भोपाल में और इंदौर में, जो लड़कियों को फंसा करके उनके फोटो खींचने 100 उस पर कांग्रेस के किसी नेता ने कोई टिप्पणी नहीं की। तो कांग्रेस को अगर मजबूत होना है तो इस तरह की जो डायलॉग दे रहे हैं कि गद्दार और स्लीपर सेल, इसके बजाय उनको आत्मचिंतन करके, आत्मनिरीक्षण करके अपने मुद्दे तय करना होंगे, उनको किस मुद्दे पर और क्या बात कहना है। तो मोटे तौर पर लोग मुद्दे पसंद करते हैं। अब दूसरा, आप एक और बात कह के बात खत्म करूंगा। आप मुझे बताइए कांग्रेस जिस लाइन पर कभी रही है, आज कांग्रेस उसके उलट है। एक समय था, किसी ने कहा था कि जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर वोट लगेगा हाथ पर। अब वो पूरी ताकत के साथ जातिवाद फैलाने पर लगे हुए हैं। इंदिरा जी वो थी जिन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था। अब वो प्राइवेटाइजेशन पर जो शुरू किया तो वो कांग्रेस के समय शुरू किया, नरसिम्हा राव के समय प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। तो कुल मिलाकर के जिन नीतियों पर वो कांग्रेस कई बार चलती थी, उन नीतियों को लेकर के आज कांग्रेस उसके पक्ष में दिख नहीं रही है। तो मोटे तौर पर उनको अपना मुद्दा देखना। दूसरा एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आपको कहीं ना कहीं राजनीति में और राष्ट्रनीति में अंतर करना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं? अमेरिका में जिस वक्त जितना षड्यंत्र हो रहा है भारत के विरुद्ध, क्योंकि उनको इस बात का डर लग रहा है कि भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो जिस ट्रंप के इशारे पर पाकिस्तान को लोन मंजूर हुआ है, उस ट्रंप के डायलॉग को लेकर के कांग्रेस अपने नाचती कूदती खूब रही हो, उसको यकीन मानेगी? भाई भारत के सैन्य अधिकारियों ने बाकायदा मीडिया को कहा, उस पर यकीन मानोगे कि ट्रंप ने कह दिया उस पर यकीन मानोगे? तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करके अपने मुद्दों पर विचार करना होगा। और जब लड़ाई होती है तो ऐसा थोड़ी होता है कि हर बार आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। तो नुकसान आपका तो होगा। 71 में हमारा नुकसान हुआ, 65 में हुआ, 62 में हुआ। नुकसान का सवाल नहीं है, हमने दुश्मन को कितना मारा, इस पर भी बात है। रमेश सिंह जी, आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी। राघवेंद्र, राहुल गांधी कितने गद्दारों को और कितनी कमजोरी ढूंढ ले, लेकिन उस आम आदमी का क्या करेंगे जो सोशल मीडिया के जमाने में एक एक मुद्दे का, गांव का छोटे से छोटा आदमी भी, गरीब से गरीब भी, दलित से दलित भी, छोटे छोटे मुद्दों को, बड़े बड़े मुद्दों को वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया में परखता है, उसकी पड़ताल करता है, उसका विश्लेषण करता है, और वो ये निष्कर्ष निकालता है कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जो हिंदुत्व की जो लहर चल रही है, ये सोशल मीडिया की देन है। और इस लहर के जो फैक्ट है उनको कांग्रेस काट नहीं सकती। वो फैक्ट और वो तथ्य कांग्रेस की नैया को डुबाने में लगे हैं। कट सकते हैं, वो कट सकते हैं। उसके लिए कांग्रेस को अपना आचरण बदलना पड़ेगा, पॉलिसी में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर नए जमाने में आप नहीं चलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। जैसे कभी नोकिया फोन बहुत चलता था, उसने अपने आप को नहीं बदला, खत्म हो गया। ब्लैकबेरी फोन बहुत चलता था, अपने आप को नहीं बदला, खत्म हो गया। तो इस तरह से पार्टियों भी अगर अपने आप को नहीं बदलेंगी तो फिर उनको कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। जी, जल्दी से बात पूरी करें। नहीं, यही कह रहा हूं मैं कि कांग्रेस को देश की जनता की नब्ज को समझना होगा। 10 सालों में देश की जनता का मूड क्या बना है, वो किस तरह शिक्षित हुई है, उसने तथ्यों को देखा, इतिहास को झांका है। 70 साल के इतिहास में मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के साथ क्या क्या किया, इन सब चीजों पे कोर्स करेक्शन कांग्रेस को करना पड़ेगा। अगर कोर्स करेक्शन नहीं करेगी तो कितने गद्दार ढूंढ, और कितनी सबसे बड़ी कमजोरी भी है कांग्रेस की, जिससे कुछ देखने नहीं चाहती कांग्रेस को। बिल्कुल रमेश सिंह जी। दरअसल राहुल जी, कांग्रेस को जनता का मूड समझना पड़ेगा। नए किस्म की जो राजनीति है वो राष्ट्रवाद की राजनीति है।
वो सनातन की सहिष्णुता की राजनीति है, वो कट्टरवाद की राजनीति से अलहदा है। आपको अगर इस पर आप नहीं चले तो आप कितने चुनाव हारेंगे जीतेंगे ये गणित आप लगा सकते हैं, लेकिन देश में सिर्फ 3 राज्यों में है और 11वें साल में आप सिर्फ 99 सीट पर आ पाए लोकसभा की, जब आपने संविधान के मुद्दे को एक तरह से मुख्य मुद्दा बनाया था। हालात सामने हैं और ये भी दिख रहा है कि कोशिश है राहुल गांधी बहुत कर रहे हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कहूँगा, लेकिन जंगल में अगर शेर की जगह राजा किसी और को बना दिया जाता है और आग लग जाती है तो उसके बदले में अगर बंदर जंगल का राजा बन जाता है और वो आग बुझाने के लिए इस झाड़ी से उस झाड़ी कूदता है तो लोग कहते हैं कि भैया लोग जल रहे हैं तुम तो कूद रहे हो, तुम बोले जो आता हो उसमें तो कमी नहीं कर रहा हूं ना मैं। सवाल है कि आपको राजनीति करनी पड़ेगी और राजनीति जनता की नब्ज के हिसाब से होगी। छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर राहुल। मध्य प्रदेश राहुल गांधी आ रहे हैं, भोपाल आ रहे हैं। आप ये समझिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज की नेता है कांग्रेस में, ना मुद्दों की जो उनके पास पकड़, ना उनके नेता कंट्रोल में है, ना कोई आपको दिखाई दे रहा, कोई भरोसा दिखाई दे रहा, ना कांग्रेस सड़क पे दिखाई दे रही है, तो सदन में तो है ही नहीं। तो आप ये समझो वो कांग्रेस की तमाम विंग, चाहे वो आपका यूथ हो, युवा कांग्रेस हो या हो या बाकी जो भी महिला कांग्रेस हो, बिल्कुल नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में कितनी ऊर्जा या कितनी हवा भरी जाएगी, ये तो राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है कि मध्य प्रदेश में पुनर्जीवन की बात है, कांग्रेस का पुनर्जीवन होना है मध्य प्रदेश में। और यहाँ बिल्कुल सच कहिए कि राहुल जी, राहुल गांधी तो पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, मध्य प्रदेश तो खैर वो कल 6 घंटे रहेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसके नतीजे अच्छे आए, यही हम कामना कर सकते हैं। शर्मा साहब, आपकी अंतिम टिप्पणी। देखिए, मोटे तौर पर राहुल जी की इस यात्रा से कार्यकर्ता तो चार्ज होगा और कार्यकर्ता चार्ज होगा, और विशेषकर जो उन्होंने ऑब्जर्वर बनाए हैं और ऑब्जर्वर लोगों से बातचीत करके उसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। मैं समझता हूं अगर जो 70-75 उनके ऑब्जर्वर आ रहे हैं उन्होंने ठीक ढंग से काम किया और राहुल गांधी जी का भाषण संयत रहा तो मैं समझता हूं इसका लाभ तो संगठन को मिलेगा। अब रिपोर्ट ऐसे बन रही है आजकल, जैसे पुलिस अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करती है तो रिपोर्ट में जो लिखा होता है उसी के हिसाब से एविडेंस ढूंढती है, उसी हिसाब से गवाह ढूंढती है। राहुल गांधी की इच्छा के मुताबिक अगर ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट बनाई तो फिर 80% की उपेक्षा होगी और वोट तो 80% जब तक सनातनी हिंदुओं को नहीं मिलेंगे तब तक कांग्रेस का बेड़ा पार होगा, इस पर संशय है। मुझे लगता है कि चर्चा के लिए समय कम है, कल हम फिर इस पर बात करेंगे क्योंकि कल राहुल जी आ रहे हैं। अभी तो इसको यहीं रोकते हैं। शर्मा जी, आपका बहुत साधुवाद। डॉक्टर राहुल जी, आपकी बात अधूरी रह गई, कल आपको फिर जोड़कर इस पर बात करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। और रमेश सिंह जी, आपका भी बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कमजोरी ढूंढ रहे हैं राहुल, कल पता चलेगा कि इसकी स्थिति क्या है। बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।